लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और आपको बता दें कि जो मतदान है वो शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा। और आज 20 तारीख को यानी कि 5वें चरण के मतदान में 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 8 राज्य की जो 49 सीटें हैं वहां पर मतदान जारी है। बता दें कि इसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, वहीं महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5-5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं झारखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस चरण में 14 सीटें ऐसी हैं जो जहां पर वोटिंग चल रही है और इसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर वोटिंग चल रही है। इसके अलावा फैजाबाद, केसरगंज, गोंडा में भी मतदान हो रहा है। यूपी में आपको बता दें कि जो तमाम सीटें हैं, 14 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है इसमें से कई ऐसी सीटें हैं जो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। इसमें अगर देखा जाए तो अमेठी और रायबरेली की सीट भी शामिल है। अगर दिग्गजों की बात करें तो कई ऐसे बड़े दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, निरंजन ज्योति और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार 5वें चरण का जो रण शुरू हो गया है, आखिरकार कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको उनसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ आशुतोष शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। और सुमित शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आशुतोष जी के पास चलूंगा। सर, जिस तरीके से वोटिंग हो रही है आप देख रहे होंगे कि जो मतदान चल रहा है लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर पिछले चुनाव से तुलना करें तो इस बार वोटिंग प्रतिशत कुछ कम देखने को मिल रही है। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? देखिए, 2024 का चुनाव पिछले चुनाव से हट करके है। अभी तक 4 फेज की वोटिंग हो चुकी है। आज 5वां फेज चल रहा है जिसमें बहुत भारत के दिग्गज नेताओं का भविष्य का फैसला होगा। और नेता भी सभी अपने मतदाताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि वो बढ़ चढ़ के मतदान में पार्टिसिपेट करें। अभी तक का जो समय सुबह सुबह का समय होता है कि महिला वर्ग जो है किचन में घर के कार्य में व्यस्त होती है। मैं समझता हूँ कि 10-11 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और गर्मी का भी एक महत्वपूर्ण रोल है कि गर्मी भी काफी चल रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि विभिन्न राज्यों में आज 49 सीटों पर जो 8 राज्यों में चुनाव हो रहा है, सभी राज्यों में कुछ दिग्गज नेता अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ करके ज्यादा से ज्यादा चुनाव करें। 9 बजे तक जो था चुनाव प्रतिशत लगभग 10% के करीब चुनाव हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा मतदाता घर से बाहर निकलेंगे और मतदाताओं को देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है 5वें चुनाव के दौर में कि वो बढ़ चढ़ के चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में देखते हैं, उधमपुर की सीट थी जहाँ पे मतदान का प्रतिशत बहुत कम होता था, वहां पे भी लंबी कतारें देखी गई है। महाराष्ट्र में जहाँ 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां भी मतदाता काफी बढ़ चढ़ करके चुनाव उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी पीयूष गोयल जी का भी मैं वो देख रहा था इंटरव्यू की, पीयूष गोयल जी ने अपना मतदान करा परिवार के साथ और मतदाताओं से अनुरोध किया कि वो आगे बढ़कर के अपने चुनाव में वोट का प्रयोग करें। जिस भी पार्टी को वो वोट देना चाहे ये उनका अपना व्यक्तिगत विषय है, लेकिन अपने वोट का प्रयोग अवश्य करें। ये भारत जो कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र प्रणाली है उसका महापर्व है। इसमें 5 वर्ष के बाद ये आ रहा है और लोगों से यही अपेक्षा की जाती है कि 5वें, 6ठे, 7वें दौर में परसेंटेज जो पहले 4 दौर से बढ़कर के होगा और मतदाता ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे। मतदाताओं ने ये देखा है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य करा और क्या नहीं करा। अगर मैं इसकी तुलना करूं, मैं क्योंकि किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, ना कांग्रेस पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी, इंडिया सब मेरे लिए एक बराबर है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व विकास के कार्य करे जिसको जनता ने सराहा है। ये तो एक पॉजिटिव साइड है कि जनता के भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि जनता ने देखी। न केवल भारत की जनता ने, विश्व की जनता ने देखा। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर आना बहुत बड़ी उपलब्धि है और शीघ्र ही साल 2 वर्ष में हम 30वीं अर्थव्यवस्था बनने के लिए जा रहे हैं। सर, मेरा सवाल एक विषय जी
मेरा सवाल भी सही। आपसे, एक सवाल भी मैं आपसे ले लेता हूं। जिस तरीके से अगर अभी मायावती ने भी वोटिंग किया और राहुल गांधी ने भी ट्विटर के माध्यम से अभी पोस्ट किया है, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जिस तरीके से दोनों ही लोग आप देख रहे होंगे कि विपक्षी गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है, या फिर मायावती भी ये कह रही है कि ये जो चुनाव में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र संविधान बचाने का चुनाव है। मायावती ये कह रही है कि इस बार देश हित के मुद्दे, राष्ट्र हित के मुद्दे वो गायब दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पे, नफरत के नाम पे। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है वो संविधान और देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है और जनता इस बार अपना मन बना चुकी है। 4 चरण की जो वोटिंग हुई है, जनता ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी बहुत बुरी तरह से हार रही है। इस पर आपकी क्या सोच है? निश्चित रूप से मायावती और राहुल गांधी का अपना मत वक्तव्य ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए कहने के लिए, मन बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उनकी सोच की हमें सराहना करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में एक सशक्त विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर विपक्ष एकजुट करके चुनाव लड़ता है तो बहुत अच्छी बात है कि हो सकता है वो सत्ता में भी आ जाए। सोच, ऊंची सोच रखनी चाहिए। राहुल गांधी एक बड़े युवा नेता है कांग्रेस पार्टी के, जो बहुत ही ऊंची सोच के साथ अपनी पार्टी को संगठित कर करके चल रहे हैं। 139 वर्ष पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसका 1885 में स्थापित की गई और आज 139 वर्ष पुरानी हो गई, उसको सारी पार्टी को, और न केवल कांग्रेस पार्टी को, बाकी अन्य पार्टियों को, 27 अन्य दलों को साथ लेकर के चलने का अभूतपूर्व सराहनीय प्रयास है राहुल गांधी का, जिसकी मैं सराहना करता हूं। मायावती काफी समय से शांत बैठी हैं, उनको भी ये, उनकी इतनी ऊंची सोच की मैं सराहना करता हूं। काश कि अगर ये 28 दल एक साथ हो पाते और एक अपने विचार पे आ पाते, किसी एक नेता को चुनाव कर पाते और ये डिसाइड कर पाते कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उनके लिए, भारत के देशवासियों के लिए क्या योजना है, कौन उनका नेता होगा और देश को किस दिशा में लेकर के जाएंगे, बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता। और मोदी जी का ये विचार कि अब की बार 400 पार, मोदी जी ने भी बहुत ऊंचा लक्ष्य रखा है 400 पार का। अगर 400 पार होती है तो मैं समझता हूँ कि भारत का जो संविधान 1861 में अंग्रेजों ने बनाया, उसमें अभूतपूर्व कुछ परिवर्तन किए गए हैं और कुछ परिवर्तन होने आवश्यक है। अगर मैं समझता हूँ कि कोई भवन आपका 400 कमरों का एक होटल है, 400 कमरों का कोई भवन है, अगर उसमें हमने 10-20 कमरे ऐड करने हैं, हम बजाय पूरे के पूरे भवन को गिरा के दोबारा बनाने की बजाय अगर उसी में 10 कमरों का निर्माण कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि देश का, जनता का उद्धार होगा। बहुत से कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है जो ब्रिटिशर्स के टाइम में बनाए गए थे। समय के हिसाब से समय समय पर संविधान में परिवर्तन किए गए, 125 के लगभग परिवर्तन संविधान में हो चुके हैं समय के अनुसार, और अगर आने वाले समय में होते हैं तो मैं समझता हूँ देश के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। जनता आज की तारीख में, अगर मैं जनता की समस्या को लेकर के चलूं, क्योंकि मैं भी एक भारत का साधारण नागरिक हूँ, मैं देखता हूँ कि युवा वर्ग में थोड़ा सा आक्रोश चल रहा है बेरोजगार के प्रति, लेकिन मोदी जी ने जगह जगह पर जाकर के चुनावी सभा में भाषण करा, नए रोजगार के अवसर करने के लिए पर्यटन विभाग को बहुत उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। अगर किसी भी देश में पर्यटन बढ़ता है तो नेचुरली उससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। एक पर्यटक देश में आता है तो उससे 111 युवा लोगों को रोजगार मिलता है। सर मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा, मैं जी ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। मैं लेकिन चाहूंगा एक बार सुमित जी के पास भी चल लेते हैं, उनके पास भी उनका इस पर क्या कुछ कहना है। सुमित जी, जिस तरीके से आप सुन रहे थे आशुतोष शर्मा जी को, जिन्होंने कई अहम बातें बोली कि जो विपक्ष है, आकाश अगर वो अपना एक नेता डिसाइड कर लेता, तमाम राजनीतिक दलों ने गठबंधन तो कर लिया लेकिन अपनी विचारधारा को एकजुट नहीं कर पाए हैं, और सबसे बड़ी बात अभी तक उन्होंने नेता ही नहीं चुन पाए कि आखिरकार उनका नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तमाम तरह के आरोप भी लगाए आपने सुना, और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत तेजी से विकास कर रहा है, अर्थव्यवस्था में 11वें से 5वें नंबर पर पहुंच गया, तमाम जो भारत अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर, तो जनता इस मुद्दे को ध्यान में रखकर भी वोटिंग करेगी। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आशुतोष सर मेरे से काफी अनुभवी है और मैं उनकी सारी बातों का मैं सम्मान करता हूँ। बात आशुतोष सर ने जैसे बताया कि विपक्ष ने लेकिन नेतृत्व को तय नहीं किया, ये बिल्कुल सही बात था।
नेतृत्व तय करना चाहिए था विपक्ष को, और ये तय उस समय करना चाहिए जब गठबंधन तैयार की जाए, जब इसका रोड मैप तैयार किया था। लेकिन हम जो समझ रहे थे, इसका इफेक्ट जहां तक हम समझ रहे थे, वो इफेक्ट इतना है कि एक तो है, असमंजस ये बैठा है। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है, मैं इनके पास दोबारा से आऊंगा। ठीक है आशुतोष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। ठीक है सर, जिस तरीके से आप अभी वो, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने तमाम तरह की बातें कही, लेकिन विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है कि रोजगार, महंगाई, ये मुद्दे बहुत अहम है और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। चाहे महंगाई की बात हो, गरीबी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी जो है वो करोड़ों लोगों को लखपति बना देगी। बीजेपी जो है वो सिर्फ चंद लोगों को जो है अरबपति बनाने का काम करती है, लेकिन हमारी सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाने का काम करेगी। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि राशन भी दिया जाएगा, 10 किलो राशन हर महीने। बहुत अच्छी बात विपक्ष की कह रहे हैं। मैं विपक्ष की इस बात की बहुत सराहना करता हूं, लेकिन विपक्ष के पास क्या ये कोई ऐसी योजना है कि इतने पैसा कहां से आएगा? 1 लाख रुपया प्रति महिला को भारत में देना, जबकि भारत की आबादी लगभग 145 करोड़ की आबादी, जिसमें 70 करोड़ के करीब महिला वर्ग है। 70 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति महिला देना, क्या आप मुझे गिन के ये बता पाएंगे कि 70 करोड़ को 1 लाख देना कितने हजार, कितने लाख करोड़ रुपया कहां से आएगा आपके पास? कोई व्यवस्था तो हो। हवा में तीर छोड़ना बहुत आसान है, किसी के किए हुए को निकालना बहुत आसान है। आप कुछ करें, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि आप आगे सत्ता में करें। आप 60-65 वर्ष सत्ता में रहे, क्या क्या कार्य करे, बहुत अच्छे कार्य करे। मैं नकार नहीं रहा कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अभूतपूर्व कार्य करे। जिस दशा में उनको देश की बागडोर मिली 1947 में, 47 से जब तक सत्ता में रहे, बहुत अभूतपूर्व कार्य करे। अभूतपूर्व कार्यों के साथ साथ बहुत भूल चूक भी हुई। अगर कुछ भूल चूक ना होती तो देश कहां से कहां पहुंचता। आज हम इस स्थिति में क्यों हैं? 10 वर्ष में जो मोदी सरकार ने कार्य करे, अगर काश की जनता कांग्रेस सरकार ये पहले कर लिया होता तो आज भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था में से एक होता। लेकिन कोई बात नहीं, उनको कहने का अपना हक है, उन्होंने अपना मत व्यक्त करा है। लेकिन मैं एक निष्पक्ष पत्रकार की हैसियत से जो जनता को देखता हूं, जो विभिन्न पार्टियों के चरित्र को देख रहा हूं, जिस तरह से पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दो भारत के ऐसे राज्य रहे हैं जहां कानून नाम की व्यवस्था कोई नहीं थी। चुनाव जो होते थे, चुनाव में किस तरह से चुनाव किया जाता था, किस तरह से जबरदस्ती वोट डलवाए जाते थे। आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रणाली बड़े सुचारू रूप से 7 चरणों में मतदान हो रहा है। अभी तक कोई ऐसी बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटी है। मैं समझता हूं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक कहावत है कि रोम ओवरनाइट नहीं बना था। अभी आपने कहा कि बेरोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं मानता हूं, लेकिन रोजगार के अवसर भी नए नए पैदा किए जा रहे हैं, टूरिज्म के माध्यम से और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के माध्यम से। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के जो सरकार चल रही है, जो मोदी जी का एक वो है, और जगह जगह जाकर के जनसभा को उद्बोधित करना, जनता को इसके बारे में बताना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इतना आसान नहीं। 145 करोड़ की आबादी जनसंख्या को अगर जो 25 करोड़ लोगों को मोदी जी ने कहा गरीबी की संख्या से ऊपर लाया गया, लेकिन वो गरीबी की संख्या से ऊपर आए लोग इसलिए नहीं दिखाई देते। प्रतिदिन भारत की आबादी 70 से 75 हजार बच्चे प्रतिदिन भारत की आबादी में ऐड होते हैं। अगर 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की ठीक है, मैं चाहूंगा सुमित जी के पास चलूंगा। सुमित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुमित जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
ठीक है, सुमित जी को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है, मैं एक बार दोबारा से उनके पास चलता हूं। सुमित जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो देखिए किस तरीके से पांचवें चरण का मतदान जो है वो चल रहा है, वोटिंग में कैसे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आपको बताएं कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके जो है लोगों से ये अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतदान करें, अपने मतों का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो अधिकार है वो है जनता का, और जनता जो है अपने इस अधिकार के जरिए, मत के जरिए जो है सरकार चुनती है। और उन्होंने अब ये भी कहा कि 4 चरण की जो वोटिंग हुई है उसमें जनता ने बीजेपी को नकार दिया है पूरी तरह से, और लोग जो है संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़ी संख्या में जो है वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और 5वें चरण में भी जो 49 सीटों पर मतदान हो रहा है, आपको बताएं कि 8 ऐसे तमाम जो राज्य हैं, 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और इसमें से जो दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, उसमें अगर देखा जाए तो रायबरेली और अमेठी की सीट बड़ी ही अहम है, क्योंकि रायबरेली से इस बार चुनावी मैदान में जो है वो, आपको बताएं कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो इस बार चुनावी मैदान में है। तो अमेठी में स्मृति ईरानी जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगी। और आपको बताएं कि दोनों ही सीटें बड़े ही हाई प्रोफाइल सीट है, और लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प हो चली है कि आखिरकार वहां पर कौन से प्रत्याशी बाजी मारता है, कांग्रेस या बीजेपी, कौन किस पे भारी पड़ेगा। खैर ये तो 4 जून को स्पष्ट होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट के पास चलूंगा। आशुतोष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं आवाज सुन पा रहा हूँ जी। सर, जिस तरीके से, हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जिस तरीके से सर अभी वोटिंग हो रही है, और आपको बता दें कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, और इसमें से केसरगंज की सीट हो या फिर लखनऊ की बात कर ले, रायबरेली, अमेठी, ये तमाम हाई प्रोफाइल सीट है। कैसे देखते हैं इन सीटों का समीकरण? क्या लगता है आपको इस बार क्या कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है, या वाकई में रायबरेली राहुल गांधी जीतते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने इस समय काफी मेहनत करी है, भारत जोड़ने का भी उन्होंने प्रयास करा। साउथ इंडिया से शुरू होकर के उन्होंने लद्दाख में जाके 150 दिन की मैराथन दौड़ भी लगाई है, मैराथन यात्रा करी है। मैं समझता हूं कि भारत अखंड भारत है, उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। भारत तो एक शुरू से एक रहा है, एक ही रहेगा। लेकिन उन्होंने, अगर इसको कहते भारत को जोड़ने की बजाय अगर कहते कि कांग्रेस पार्टी से जनता जुड़े, तो ये यात्रा का नाम ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन एनीवे, उनका अपना वो है। ये सीट रायबरेली और उत्तर प्रदेश की 2 सीटें, अमेठी और रायबरेली, बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं, जिसपे कांग्रेस का बहुत 40 वर्ष से अधिक तक राज रहा है। 40 वर्ष तक कांग्रेस के प्रत्याशी, एक प्रत्याशी दूसरा प्रत्याशी जीतता आया है। लेकिन राहुल गांधी का इस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ करके केरल जाना और केरल से फिर रायबरेली आना, ये बड़ा अप्रत्याशित, बड़े आश्चर्यजनक बात लगती है कि अगर वो दोनों में से एक जगह से सीट जीतते तो कौन सी सीट को छोड़ेंगे और कौन सी सीट से वो पार्लियामेंट में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कांग्रेस पार्टी अपने पुरजोर के साथ उतरी है रायबरेली, अमेठी की सीट को बचाने के लिए। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अमेठी में स्मृति ईरानी को उतार करके बड़ी पूरी की पूरी मशीनरी, पूरी की पूरी टीम स्मृति ईरानी के जिताने के लिए लगी है। और कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के प्रत्याशी राहुल गांधी को रायबरेली से जिताने के लिए लगी है। दोनों की दोनों पार्टियां पूरा दल बल के साथ लगी हैं। अपने प्रेस्टिजियस सीट है, 40 वर्ष से अधिक कांग्रेस का गढ़ होने के बाद रायबरेली और अमेठी से कोई दूसरा प्रत्याशी गांधी परिवार ने क्यों नहीं उतारा, ये बड़े आश्चर्य की बात है। प्रियंका गांधी आ सकती थी। प्रियंका गांधी भी कुछ समय से काफी प्रयास कर रही है राजनीति में कांग्रेस पार्टी को अलाइव करने के लिए। प्रियंका गांधी का नाना सोनिया गांधी का कांग्रेस राजस्थान से राज्यसभा में मनोनीत होना, ये कुछ बातें बड़ी आश्चर्य की हैं। और राहुल गांधी ने अपने नामांकन रायबरेली से इतना देर से भरा, रायबरेली के लोगों के साथ कितनी दफा जुड़े, वो परिवार के, गांधी परिवार के लोग कितनी दफा रायबरेली में आके अपने एरिया में लोगों से उन्होंने संपर्क साधा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि क्या 10-15 दिन में क्या वो मिरेकल, क्या जादू ऐसा कर पाएंगे कि लोगों को, क्या उनको इम्प्रेस कर पाएंगे कि अगर वो पार्टी इलेक्शन जीत करके आते हैं तो जनता को क्या लाभ दे पाएंगे। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर एक निश्चित योजना के तहत कार्य करती, पिछले चुनाव खत्म होने के बाद अपने इंट्रोस्पेक्टिव, अपना आत्मचिंतन मनन करती और सोचती कि अगले 5 वर्ष में उन्होंने 2024 में अपनी पार्टी को किस मुद्दे के साथ उतारना है, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उसमें अपना अच्छा कर पाती। लेकिन मैं फिर भी उनके लिए शुभकामना करता हूं
कि जी, वो अपनी जी। कांग्रेस पार्टी एक अच्छे उसमें सशक्त अपोजिशन के रूप में उभरे और पार्लियामेंट में ये सत्ता दल में या अपोजिशन के उसमें, अगर सत्ता दल में आती है तो बहुत ही अच्छा कांग्रेस पार्टी आज नथिंग लाइक इट। वो इस चीज को दर्शाती है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी में दोबारा से अपना विश्वास दिखाया है, ठीक है जो सर। कि जनता पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी को बाहर कर करके भारतीय जनता पार्टी को लाई, और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आती है तो ये जनता को पता लगता है कि मोदी जी के कार्यों को जनता ने सराहा है, और आने वाले 5 वर्षों में मोदी जी और अच्छे कार्य कर करके देश को आगे विश्व की अग्रिम अर्थव्यवस्था में लाने में सफल होंगे।